नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हम मगध पर शासन करने वाले कुछ वंशों के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमण या प्राचीन भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमण को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके भारत में जो विदेशी आक्रमणों का क्रम है, ईरानी आते हैं, यूनानी आते हैं, फिर आप आगे पढ़ेंगे शक, कुषाण, पहलो। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ईरान के हखमनी वंश का भारत पर आक्रमण हुआ, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण या संक्षिप्त टिप्पणी आज हम करेंगे। आइए देखते हैं कि प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। आप देखेंगे कि प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हो रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं धन संपदा के लिए, टैक्स के लिए, धन के लिए ही भारत पर विदेशी लोग आकर के भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और भारत से ये लोग टैक्स प्राप्त करना चाहते हैं, भारत से ये लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं। आप देखेंगे लास्ट तक, चाहे तैमूर को देखेंगे, आप चाहे नादिर शाह को देखेंगे, आप सब लोग भारत से धन प्राप्ति के लिए ही भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। तो देखेंगे कि प्राचीन भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुआ उसमें पहला हखमनी वंश या हखामनी वंश कहीं कहीं मिलता है। हखामनी वंश के जो शासक होते हैं वो भारत पर पहली बार आक्रमण करते हैं। इनका क्षेत्र कहाँ है? कि ईरान से आए हुए थे, ईरानी थे ये, ठीक है ना। ईरान के क्षेत्र में उत्पन्न हुए हखामनी वंश के शासकों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। आप देखेंगे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ? तो आप बोलेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के हखामनी वंश ने भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण किया, ठीक है ना। लिखा हुआ है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण 6ठी शताब्दी बीसी में ईरान के हखामनी वंश में के शासकों ने किया। ईरान के हखामनी वंश के शासकों ने भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया। आइए देखते हैं इस वंश के संस्थापक कौन थे। आपके हखामनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको क्या मिलेगा? साइरस प्रथम। क्या मिलेगा? साइरस प्रथम आपके हखामनी वंश के संस्थापक थे और जिनका टाइम पीरियड 599 ईसा पूर्व से लेकर के 529 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा इस वंश के संस्थापक, तो आप बोलेंगे साइरस प्रथम, साइरस प्रथम। ओके, आइए आगे देखते हैं। भारतीय आक्रमण में पहली सफलता, यानी कि साइरस प्रथम जो थे वो भारत पर आक्रमण तो करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, उनको भारत के आक्रमण पर बेहतरीन सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके साइरस प्रथम का एक उत्तराधिकारी होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेनली आक्रमण पे ध्यान नहीं दे पाता, वो इतना अयोग्य होता है कि वो कुछ नहीं करता है, बस वो शासक बनता है इसके बाद के क्रम में। लेकिन आप देखेंगे कि इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है उसके बाद जो आपका शासक बनता है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम शासक बनता है और डेरियस प्रथम के काल में भारतीय आक्रमण में पहली बार सफलता मिलती है। आप पढ़ेंगे कि हेरोडोटस जो होते हैं आपके इतिहास के जनक, आप जानते होंगे कि हेरोडोटस भारतीय इतिहास में नहीं, इतिहास के जनक हैं। तो आप ये देखेंगे कि हेरोडोटस ये बताते हैं कि जो दारा प्रथम थे या डेरियस प्रथम थे, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और भारत पे मतलब कि भारत यानी कि जो सिंधु नदी है भारत के उत्तर पश्चिम में, सिंधु नदी के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया और पंजाब और सिंध के कुछ प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया। हेरोडोटस के विवरण से भी चीजों की जानकारी आपको मिलती है। तो आप क्या देखेंगे, भारतीय आक्रमण में पहली बार सफलता किसको मिली? दारा प्रथम। किसी किसी पुस्तक में दारा प्रथम मिलता है, किसी किसी में डेरियस प्रथम मिलता है। ज्यादातर पुस्तकों में आपको डेरियस प्रथम ही देखने को मिलेगा, डेरियस प्रथम, ठीक है। आप देखेंगे दारा प्रथम के 3 अभिलेख, दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे भारत आक्रमण की जानकारी मिलती है, भारत विजय की जानकारी मिलती है डेरियस प्रथम के द्वारा? तो आप बताएंगे बेहिस्तून, बेहिस्तून जो अभिलेख है, ठीक है, पारसी पोलिस अभिलेख है, नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम, नक्शे रुस्तम, यानी कि 3 अभिलेख है। आपके तीनों अभिलेख से भारतीय आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। फिर से एक बार बोलिएगा आप हमारे साथ में, बेहिस्तून अभिलेख, पारसी पोलिस अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख से भारतीय आक्रमण के बारे में, भारतीय क्षेत्रों को जीतते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप देखेंगे नक्शे रुस्तम, इन तीनों अभिलेखों से पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम पंजाब और सिंध प्रदेश जीता। मैंने बोला ना आपसे, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर
इन प्रदेशों को अपने अधिकार में लिया डैरियस प्रथम, दारा प्रथम, जिसको भारत के आक्रमण में पहली बार सफलता मिलती है। समझ में आया होगा आपको कि डैरियस प्रथम को ही पहली बार भारतीय आक्रमण में सफलता मिलती है। सिंधु और पंजाब के कुछ प्रांतों को, कुछ क्षेत्र को ये जीत लेते हैं, जीत करके ईरानी साम्राज्य में मिला लेते हैं। आप आगे देखेंगे कि हेरोडोटस, आपके इतिहास के जनक हेरोडोटस का एक विवरण है, उस विवरण में यह दिखाई देता है कि यह अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। यानी कि भारत के जो ये 2 प्रांत जीते हैं आपके डैरियस प्रथम, ये ईरानी साम्राज्य का 20वां भाग बना है। और आपके हेरोडोटस ही बताते हैं कि जो ये प्रांत है, जो इन प्रांतों को जीते, इस प्रांतों से 360, किसी किसी पुस्तक में 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है राजस्व के रूप में, ऐसा आपके हेरोडोटस के विवरण से प्राप्त होता है। तो आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रदेश जीते गए हैं डैरियस प्रथम के द्वारा, ठीक है, ये ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। यहां से 360, किसी किसी पुस्तक में 360 टैलेंट स्वर्ण मिलने, स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलने का जिक्र आपके हेरोडोटस देते हैं। टैलेंट जो है एक माप की इकाई है, ठीक है, उस समय की। तो आप देखेंगे जैसे आज आपके यहाँ लाख करोड़ होता है, इस तरीके से टैलेंट वहां की भी एक माप की इकाई होती थी। तो 307 या 360 देखने को मिलता है। इतने टैलेंट स्वर्ण मुद्रा इनको मिलता है हर वर्ष, किसमें, राजस्व के रूप में, इन प्रदेशों को अधिकृत करने के बाद। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आपके डैरियस प्रथम ने भारत के जिस प्रांत को जीता, वो ईरानी साम्राज्य का कौन सा प्रांत बना, तो आप बोलेंगे 20वां प्रांत बना। ओके, आइए आगे देखते हैं। आप देखेंगे कंबोज एवं गांधार पर दारा प्रथम ने अपना अधिकार किया। कंबोज और गांधार पर भी दारा प्रथम ने अपना अधिकार किया था। कंबोज आपने पढ़ा है महाजनपद काल में, कंबोज और गांधार भी दोनों महाजनपद थे। आप दोनों महाजनपद की राजधानी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि दोनों महाजनपद कहां पर स्थित थे वर्तमान में और इनकी राजधानी क्या थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या क्या देखा, कंबोज और गांधार पर भी दारा प्रथम ने अपना अधिकार कर लिया। और आपके पंजाब और सिंध प्रांत पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मैप देखते होंगे, ये जो मैप होता है भारत का, भारत के मैप का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है ना, ये प्रांत देख रहे हैं आप, आपको दिखाते हैं ब्लैक रंग से, ब्लैक कलर से देखिएगा, ये जो प्रांत है, इस प्रांत को मेनली आपके दारा प्रथम ने जीता। कौन जीता, दारा प्रथम। दारा प्रथम ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को जीता। ये पश्चिमोत्तर प्रांत जो आपका ईरान कहीं यहां पे है, तो इस ईरान का 20वां प्रांत हुआ। ये जो प्रांत था ये ईरान का 20वां प्रांत बना और यहां से ईरान को लगभग 307 या 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। तो आपने देखा यहां से आकर के इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत को जीता। ठीक है, आपका कंबोज आपने पढ़ा था, कंबोज ये था, सॉरी गांधार था, कंबोज यही पे था, दोनों महाजनपद। इन दोनों महाजनपद को बताइएगा राजधानी और इनका क्रम बताइएगा, इनका राजधानी और इनका वर्तमान में कहां स्थित है, लोकेटेड कहां पे है, इसको आप बताइएगा। तो आपने क्या पढ़ा कि कंबोज और गांधार पर भी दारा प्रथम ने अपना अधिकार किया। अब क्या देखेंगे कि दारा प्रथम का जो उत्तराधिकारी होगा, दारा प्रथम का उत्तराधिकारी कभी कभी पूछ लेता है क्रम, तो आप बताइएगा छह दोनों ही मिलता है, छह या छह दारा प्रथम के उत्तराधिकारी मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो आपने साइरस प्रथम को पढ़ा, फिर डैरियस प्रथम या दारा प्रथम को पढ़ा, उसके बाद आपने छायार्थ को पढ़ा। ठीक है, और दारा थर्ड, अब आप देखेंगे कि जो दारा तृतीय है, डैरियस तृतीय है, ये इस वंश के अंतिम शासक होते हैं। किस वंश के, हखामनी वंश के अंतिम शासक कौन है, तो आप बोलेंगे दारा थर्ड, दारा तृतीय या डैरियस तृतीय। वही देखिए मैं बताया आपको, दारा प्रथम को ही डैरियस प्रथम बोलते हैं और दारा तृतीय को ही डैरियस तृतीय भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे दारा तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में आरबेला के युद्ध में हराकर भारत से ईरानी साम्राज्य का अंत कर दिया। कब हराया, तो आप बोलेंगे 331 ईसा पूर्व में। किसी किसी पुस्तक में ये जो डेट है ये 330 बीसी देखने को मिलती है। कुछ पुस्तकों में जो सिकंदर ने आपके डैरियस थर्ड पर जो आक्रमण करते हैं आरबेला के युद्ध में, वो 330 देखने को मिलती है, कुछ पुस्तकों में 331 मिलती है। तो आप इतिहास में सन जो होता है उसमें बहुत सारे डिबेट होते हैं, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो सिकंदर ने 331 या 330 बीसी में आपके आरबेला के युद्ध में डेरियस थर्ड को हरा करके भारत से ईरानी साम्राज्य का अंत कर दिया। यानी कि जो ईरान का 20वां प्रांत भारत का ये भाग बने थे, जो भारत का भाग जीते थे, पंजाब और सिंध, कंबोज और गांधार का जो इलाका जीता गया था डेरियस फर्स्ट के द्वारा आपके, तो उनके द्वारा जो इलाका जीता गया था उस इलाके को कौन अधिकृत कर लिया? अब आप देखेंगे यूनानी एक आक्रांता सिकंदर। सिकंदर महान को आपने पढ़ा है और अगली क्लास में सिकंदर महान के बारे में बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, बेहतरीन रूप से देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपने क्या देखा कि दारा थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था, जिसे सिकंदर ने 330 या 331 ईसा पूर्व में आरबेला के युद्ध में पराजित कर भारत से ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। भारत ईरानी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि भारत से तो ईरानी साम्राज्य समाप्त हो गया, यह हखामनी साम्राज्य भारत समाप्त हो गया, लेकिन इस ईरानी साम्राज्य का, इस ईरानियों का भारत पर आक्रमण के क्या प्रभाव हुए? आपसे प्रभाव पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देखेंगे ईरानी आक्रमण के प्रभाव, ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो आप सबसे पहली बात देखिएगा कि मैं अभी आपको यहां दिखाया गया भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत, तो जो आज आपके भारत का हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है, आप देखेंगे ये थोड़ा सा मैप देखिएगा, ये जो आपको भारत का जो हिंदुस्तान नाम पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कहते हैं कि सिंधु प्रदेश के आसपास रहने वाले इलाके के जो लोग हैं उनको हिंदू कहा गया, आपने देखा था, ठीक है। और आप यही देखेंगे कि भारत में जो हिंदू का कॉन्सेप्ट आया यहीं से आया, यानी कि सिंधु तट के आसपास रहने वाले लोगों को ही, या सिंधु प्रदेश के पूरब की ओर रहने वाले लोगों को ही कहीं ना कहीं हिंदू कहा, सिंधु कहा वो लोग उन्होंने, लेकिन वो लोग सा को हा बोलते थे इसलिए हिंदू हो गया, ठीक है। वो आप पढ़ेंगे आगे चल के, जब अरबी आक्रमण भारत में होगा तो उसको आपको बताएंगे, तो वो हुआ। और मेनली आपको जो प्रभाव दिखता है कि ईरानी आक्रमण के भारत पर प्रभाव, तो ईरानियों की जो लिपि थी आरमाइक लिपि, ये देखिएगा आपको लिखा होगा, ये आरमेइक लिपि, इसका प्रचार प्रसार आपके उत्तर भारत में हुआ। इसी आरमाइक लिपि को ही आप खरोष्टी लिपि के रूप में जानते हैं, जो कि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। आप क्या देखेंगे कि ईरानी आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देखेंगे ईरानी आरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ। और यही जो आरमाइक लिपि है, आरमेइक लिपि है, इसी को ही खरोष्टी लिपि के नाम से भी जानते हैं, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखिएगा आज जो आप लेखन करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जो आज आप लेखन करते हैं वो बाएं से दाएं करते हैं, इस तरीके से कुछ भी लिखना होता है आपको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन आपकी जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि या आरमेइक लिपि, वो दाहिने से, ये दाहिना है, ये बायां है, देख रहे हैं ना, ये देख लीजिएगा। तो आप क्या देखेंगे कि दाहिने से बाएं, यहां से ऐसे लिखी जा रही है, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपकी जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। और आपने पढ़ा कि ईरानी आरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में किए, और पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रसार देखने को मिलता है, जो कि दाएं से बाएं देखने को मिलता है। आप देखेंगे अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं आपको उत्तर पश्चिम भारत के, वो तो ज्यादातर अभिलेख इसी खरोष्टी या आरमेइक लिपि में देखने को मिलते हैं। तो आप आगे देखिएगा, तो आप देखेंगे कि अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा ईरानियों से प्रारंभ हुई। ईरानियों से भारत में अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा की स्टार्ट हुई। आप आगे देखेंगे दरबार में बाल धुलवाने की प्रथा की शुरुआत कहां से हुई, तो आप बोलेंगे ईरानियों से हुई। ईरानी आक्रमण से भारत में दरबार में जो राजा होते थे वो अपने जन्मदिन के अवसर पर बाल या केस धुलवाते थे। इसे बोलते हैं केस प्रक्षालन की प्रथा की शुरुआत ईरानियों से भारत में आई। चंद्रगुप्त मौर्य, आप सुना होगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर भारत में अपने दरबार में क्या कराए थे, अपने बाल को धुलवाने, अपनी शिखा को धुलवाने की प्रथा का शुरुआत करवाए थे, जो कि आप कहां देखते हैं, ईरान से। तो ईरानियों से दरबार में अपने जन्मदिन के अवसर पर राजाओं महाराजाओं के द्वारा बाल धुलवाने की जो प्रथा थी, केस प्रक्षालन की जो प्रथा थी, वो ईरानियों से आई। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, यानी कि जो समुद्री मार्ग की खोज हुई, ठीक है। आप देखेंगे कि ईरानी भारत में आक्रमण करने आए, तो जो ये रास्ता मिला, इस रास्ते से कहीं ना कहीं आपका व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
आप जानते हैं कि जैसे एक बार आक्रमणकारी किसी रास्ते से आ गए भारत में, तो उस रास्ते से भी आप देखेंगे कि भारत से ईरान तक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और आगे इसी क्रम में आपको यूनानियों के आक्रमण को भी पढ़ना है। तो आपने इतना चीजें जाना कि कौन कौन सी, फिर से एक बार, अरामाइक लिपि, दाएं से बाएं, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रसार, वही इसी को खरोष्टी अरामाइक दोनों बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा कहां से स्टार्ट हुई? जो आप अशोक के इतने सारे अभिलेख देखते हैं, लघु अभिलेख, बृहद अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब लेख लिखवाने की, जो पत्थर पर लेख लिखवाने की परंपरा आपके ईरानियों से भारत में आई। आप आगे देखेंगे दरबार में बाल धुलवाने की प्रथा की शुरुआत हुई। आप आगे देखेंगे समुद्री मार्ग की खोज हुई। समुद्री मार्ग की खोज से क्या हुआ? विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला आपके यहाँ। एक बात और है, छत्रप प्रणाली, जैसे आपके यहाँ प्रांतों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, वो उसको छत्रप के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति प्रांतों में ईरानियों से हमने सीखा। इसके पहले आपके भारत में ये प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी कि प्रांत, जैसे एक केंद्र है, केंद्र के बाद प्रांत है, प्रांत के बाद जिला है, जिला के बाद गांव है। तो आपने प्रांत, यानी कि आपके केंद्र में राजा है, राजा ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। तो प्रांतों में प्रांतपति या राज्यपाल या छत्रप की जो नियुक्ति का कॉन्सेप्ट आता है, वो आपके ईरानियों से देखने को मिलता है। तो आपने जो राज्यपाल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो छत्रप का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो प्रांतपति का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रांत का जो प्रमुख होता है, वो ईरानियों से हमारे पास, हमारे भारत में आया। तो ये आपके ईरानी साम्राज्य जो कि भारत पर आक्रमण किया, ईरानी हखामनी साम्राज्य जो कि भारत पर आक्रमण किया, उसके कुछ शासक हुए। आपने साइरस प्रथम को पढ़ा, डेरियस प्रथम को पढ़ा, आपने छायार्थ को पढ़ा, और आपने डेरियस थर्ड को पढ़ा जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। और आपने भारत पर ईरानी आक्रमण से होने वाले प्रभावों को भी पढ़ा। आप ये ध्यान रखिएगा कि आरबेला का युद्ध बहुत पूछा जाता है कि आरबेला के युद्ध में सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय या डेरियस तृतीय को हरा करके भारत से ईरानी साम्राज्य को अंत कर दिया, ईरानी साम्राज्य का अंत कर दिया। तो धन्यवाद मित्रों, इसको आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले क्लास में हम यूनानी आक्रमण लेकर के आ रहे हैं। आप इसको आसानी से वीडियो को देखिए एक दो बार, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।